Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economic Lecture. Today we are going to start with chapter number 10 from page number 93. Name of the chapter is Foreign Trade of India. This particular topic already we have covered in several ways in our previous standards. So currently बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो already आपको पता है, nothing is new. For the sake of data, some part we have to remember कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन ऑल ओवर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या है वर्ल्ड ट्रेड में, उसके बारे में हम देखेंगे और इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके ऊपर हाईलाइट हम करने वाले हैं. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं. बिफोर 1947 द पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज टिपिकली कॉलोनियल. ठीक है ना. India was a supplier of raw materials to the industrialized nations, particularly England, and importer of manufactured goods. तो यहाँ पर 1947 के पहले देखेंगे तो ब्रिटिश राज था, तो ये ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में जाना जाता था. और इंडिया बेसिकली क्या सप्लाई करता था? रॉ मटेरियल, और हम इंडस्ट्रियल सप्लाईज बाहर से इंपोर्ट करते थे. ठीक है ना. This dependence on foreign trade did not permit industrialization at home. तो ये जो डिपेंडेंस था, जहां पर हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल जो भी गुड्स है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे केस में कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट कंट्री बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? डिपेंडेंट कंट्री. एज अ रिजल्ट द इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट सफर्ड, और इसकी वजह से जो हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे ये धीरे धीरे बंद होने लगे, सीवियर लॉसेस होने लगे. However, many underdeveloped countries that won independence in the post World War II period viewed foreign trade as an investment. तो बहुत सारी जो अंडर कंट्री है वो फॉरेन ट्रेड को एज अ इन्वेस्टमेंट देखती है. तो फॉरेन ट्रेड के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इंटरनल ट्रेड क्या है. व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? Buying and selling of goods and services within the boundaries of a nation. This is important over here. Are referred to as internal trade, or you can call it as domestic trade or internal trade. ठीक है. होम ट्रेड भी आप बोल सकते हैं. तो ये तीन उसके नाम है अलग अलग. For example, if the goods produced in Maharashtra are sold to the state like West Bengal, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, etc., then it is known as internal trade. So ये part तो already you people know. Meaning of foreign trade. Foreign trade क्या होगा? Outside the political boundaries of the nation. ठीक है ना. Foreign trade is trade between the different countries of the world. It is called international trade or external trade. Trade between the different countries of the world. वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेन ट्रेड. अकॉर्डिंग टू वॉसरमैन एंड हॉल्टमैन, इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्री. देखो यहाँ पर कंट्री को नहीं बोला, रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्री. ऑब्वियसली एक कंट्री दूसरे कंट्री से नहीं परचेस करती है, जबकि उसके रेसिडेंट होते हैं वो परचेस करते हैं. ठीक है ना. सो टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड में पहले हो गया इंपोर्ट ट्रेड, हिंदी में जिसे बोलते हैं आयात. आप दूसरी कंट्री से क्या कर रहे हो? परचेस कर रहे हो. एक्सपोर्ट ट्रेड, व्हाट डज इट मीन? इसको बोलते हैं निर्यात. निर्यात मतलब आप सेल कर रहे हो दूसरी कंट्रीज को. एंटरपोर्ट ट्रेड. एंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है? एक कंट्री से परचेस करके दूसरे कंट्री को सेल करना विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन, है ना. गुड्स के अंदर ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन, चेंजेस नहीं कर रहे हैं और तुरंत हम दूसरे कंट्री को सेल कर देते हैं. तो हमारा मोटिव है परचेस करके सेल करना. स्मॉल वहां पर मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं पैकेजिंग वगैरह में. ठीक है. तो जब हम परचेस करके सेल करने के पर्पज से कोई गुड्स इंपोर्ट करके तुरंत एक्सपोर्ट करते हैं उसे कहा जाता है एंटरपोर्ट ट्रेड. सो ये जो फॉरेन ट्रेड है उसका रोल क्या है किसी नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? सो ट्रेड इज द इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी because it plays an important role
फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसे क्या बोला गया, ट्रेड को बोला गया इंजन, क्योंकि ट्रेड की वजह से ही इकोनॉमी रन हो सकती है। इन डेवलप्ड कंट्रीज इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ट्रेड के माध्यम से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कलेक्ट होता है डेवलप्ड कंट्रीज में। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो फॉरेन ट्रेड को हम जस्टिफाई करें, इसके लिए कुछ पॉइंट दिया गया है। सबसे पहला, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, ऑलरेडी हमको पता है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, और हर एक कंट्री को अपने खुद के कंट्री में कुछ फॉरेन रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया को जो फॉरेन रिजर्व्स है वो मेंटेन करके रखने होंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। सो इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जब भी हम कोई इंपोर्ट करेंगे तो हम उस फॉरेन रिजर्व से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का मौका हमको एक्सपोर्ट के थ्रू मिल सकता है और मिलता है। नेक्स्ट, एंकरेजेस इन्वेस्टमेंट, एंकरेजेस इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन ट्रेड से इन्वेस्टमेंट कैसे एंकरेज होता है? Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. तो सबसे पहले तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई किसको? जो इंडिजीनियस या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में सेल कर सकते हैं, मतलब उनका जो स्कोप है, उनका जो एरिया ऑफ सेल है वो इंक्रीज हो गया। इट एंकरेजेस देम टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो वो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए गुड्स तो प्रोड्यूस करते ही हैं, साइड बाय साइड वो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के लिए भी या एक्सपोर्ट के लिए भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, और इसकी वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारा सेल ज्यादा हो रहा है तो उससे हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। सो इट विल एंकरेज इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। Foreign trade leads to division of labor and specialization at world level. Some countries have abundant natural resources. They should export raw material and import finished goods from the countries. तो एक हिसाब से क्या हो गया, ये स्पेशलाइजेशन हो गया कि ऐसी कंट्री जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेस अबंडेंट रूप में है, सरप्लस रूप में है, वो दूसरी कंट्री को क्या प्रोवाइड करे? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, और जो दूसरी कंट्रीज हैं उसका फिनिश गुड्स बना करके सप्लाई करे। तो इससे क्या हो जाएगा? एक स्किल डेवलपमेंट होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, विच आर एडवांस्ड इन स्किल मैन पावर। दस फॉरेन ट्रेड गिव्स बेनिफिट टू ऑल कंट्रीज, thereby लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। तो इससे दोनों जो बेनिफिट है वो हमको मिलते हैं, एक तो डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है और दूसरा स्पेशलाइजेशन। पॉइंट नंबर 4 इज ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो यहां पर जिस कंट्री के पास जो रिसोर्सेस सरप्लस में है, अबंडेंट में है, वो अपने रिसोर्सेस को उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेगा जहां पर ये रिसोर्सेस कम है। तो जो पर्टिकुलर रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। ड्यू टू स्पेशलाइजेशन रिसोर्सेस आर चैनलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली दोज गुड्स विच वुड गिव हाईएस्ट रिटर्न। ऐसे ही गुड्स बनाए जाएंगे जिससे हाईएस्ट रिटर्न्स मिलता हो। Thus, there is rational allocation and specialization of resources at the international level due to foreign trade. तो foreign trade के माध्यम से एक रैशनल अलोकेशन होता है, हम उसी कंट्री को ज्यादा सप्लाई करेंगे जहां से हमको बेटर रिटर्न्स मिलेगा, और इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन को भी क्या मिलता है? इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। अब यहाँ पर एक कंपटीशन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के साथ में फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स का हो जाता है, और ऐसे केस में क्या होता है, आपके लिए सप्लाई हमेशा बना रहता है, तो जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई आता रहेगा। सो देयर इज नो लैक ऑफ सप्लाई, है ना। तो प्राइस लेवल भी स्टेबल होगा। फॉरेन ट्रेड हेल्प्स टू कीप द डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन स्टेबल, विच इन टर्न स्टेबलाइजेस द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में प्राइस लेवल स्टेबलाइज रहता है। देखो कभी कभी फूड ग्रेन्स वगैरह भी, जैसे ऑनियन हो गया, ये सारी चीजें
अगर इंडिया में कम हो गई तो हम फॉरेन ट्रेड के थ्रू उसे परचेस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान है या अफगानिस्तान है, वहां से ऑनियन हम क्या करते हैं, परचेस कर लेते हैं। तो इसके वजह से जो प्राइस हाई होता रहता है वो कहीं ना कहीं आकर के स्टेबलाइज हो जाता है। अगर हम इसे नहीं परचेस करें तो इट विल टच द स्काई, बहुत प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस लेवल स्टेबलाइज होता है। पॉइंट नंबर 6, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। देखो कंपटीशन इंक्रीज हो गया क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन सप्लायर भी है इसके अंदर, तो आपके पास जो वैरायटी ऑफ चॉइसेस है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स मल्टीपल चॉइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटीज। एज फॉरेन ट्रेड इज हाईली कॉम्पिटिटिव, इट ऑल्सो इंश्योर्स अ गुड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। तो अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के साथ में आपको मिलता है। दिस रेज इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो आपको बहुत बार प्रोडक्ट्स क्या है, कम प्राइस पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है। पॉइंट नंबर 7, ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प्स टू अर्न गुडविल। फॉरेन कंट्री में जितना आपका एक्सपोर्ट होगा ना, उसकी वजह से आपकी गुडविल इंक्रीज होती है। फॉरेन मार्केट में भी, इंडियन मार्केट में तो ऑब्वियसली होगी। अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं तो आपका गुडविल ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। एक्सपोर्टिंग कंट्री कैन अर्न रेपुटेशन एंड गुडविल इन द इंटरनेशनल मार्केट। फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक जापान, Germany, Switzerland, etc. have earned a lot of goodwill and reputation in the foreign market for their qualitative production of electronic goods. तो इनके जो गुड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, ये हमेशा क्या होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, और जिसकी वजह से इनका फॉरेन मार्केट में नाम है ना। जापान का नाम दिया तो आपने सोनी का नाम तो सुना ही है, ठीक है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि कई बार मोटोरोला कंपनी या सैमसंग कंपनी, ये सब का भी बहुत नाम है, तो ये सब इसी कंट्रीज से आते हैं। सो हियर वी हैव कवर्ड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। उसमें पॉइंट नंबर 1 था टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, पॉइंट नंबर 2 इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट, पॉइंट नंबर 3 division of labor and specialization, point number 4 optimum allocation and utilization of resources, point number 5 stability in price level, point number 6 availability of multiple choices, and last one brings reputation and helps to earn goodwill. Getting it everyone? So next one is composition and direction of India's foreign trade. Composition का मतलब अभी currently जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या कंसिस्ट करता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट इंक्लूडेड है, और हमारा डायरेक्शन क्या है फॉरेन ट्रेड के लिए। ओवर द लास्ट 70 years, India's foreign trade has undergone a complete change in terms of composition and direction. Main features of the composition of India's foreign trade are as follows. तो फर्स्ट वन क्या देखो, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। सो हम कंपेयर करें, in 1991, share of India's foreign trade, import export in gross national income was 17.55%. It has increased to 25% during 2006-7 and 48.8% during 16-17. तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंपैरिजन है वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने ओपन मार्केट सिचुएशन, या हम बोल सकते हैं जब हमने स्टार्ट किया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को, जहां पर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, वहां से हम कंपेयर करें तो इनिशियली इट वाज 17.55% ऑफ ओवरऑल नेशनल इनकम, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करें, और वो इंक्रीज हो गया 25% तक कभी 2006-7 में, and now in 2016-17 it has increased up to 48.8%. तो काफी ग्रोथ हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, इंक्रीज इन दी शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। नंबर 2, इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी से हो जाता है, ठीक है, और वैल्यू का मतलब अमाउंट से हो जाता है। तो ये दोनों चीज क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है और वैल्यू भी इंक्रीज हुई है।
Since 1991, the volume and value of India's foreign trade has gone up. India now exports and imports goods which are several times more in value and volume. तो आज की तारीख में हम ऐसे बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका वैल्यू भी ज्यादा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है. चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट. पहले जो प्रोडक्ट हम सेल करते थे उनके कंपोजिशन में थोड़ा चेंज आया है. इंडिपेंडेंस से हम देखें, सो एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया हैज अंडरगॉन अ चेंज. प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले हम क्या करते थे? हम एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड्स, लेदर, फूड ग्रेन्स, कैश्यू नट्स एंड मिनरल प्रोडक्ट. तो ये किसकी बात करें? प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले. With the passage of time, manufactured item like ready-made garments, gems, jewelry, electronic goods, especially computer hardware and software, occupies a prime place in India's export. तो जो पहले हम करते थे वो तो आज भी हम कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं जैसे रेडीमेड गारमेंट है, जेम्स है, ज्वेलरीज है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, इसमें काफी हद तक इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट ट्रेड में, जो कि बहुत अच्छा है. जितना प्रोडक्ट लाइन आपका इंक्रीज होगा, आपका एरिया ऑफ एक्सपोर्ट, स्कोप ऑफ एक्सपोर्ट और ज्यादा इंक्रीज होगा और उससे हमें मोर अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. नंबर 4, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट. इंपोर्ट में भी बदलाव हुए. जो प्रोडक्ट पहले हम इंपोर्ट करते थे वो क्या क्या थे? तो इंडिपेंडेंस के पहले की बात करते, गुड्स लाइक मेडिसिन, क्लोथ, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एटसेट्रा, ये पहले हम इंपोर्ट करते थे. और आज की तारीख में आप देखोगे, अभी तो कोरोना के टाइम पे हमने बहुत सारी मेडिसिन एक्सपोर्ट की है ना, उल्टा हो गया. कहां पर हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे, अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. हाँ, जो वैक्सीन आ रही है वो हालांकि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड पेट्रोलियम, India is now importing mainly capital goods like high-tech machinery, chemicals, fertilizers, steel, etc. तो ये कुछ पार्ट है जहां पर हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट वन, ओशियानिक ट्रेड. Most of the India's trade is by sea. India is a country which is covered mainly by sea area. ठीक है ना? तो वन हमारा जो थर्ड 3/4 पोजीशन है इंडिया का, वो ओशियन से कवर्ड है. इसलिए हमें वो एक एडवांटेज मिलता है कि जो भी ट्रेड है वो हम सी के थ्रू करते हैं. India has trade relations with its neighboring countries like Nepal, Afghanistan, Myanmar, Sri Lanka, etc. The share of India's oceanic trade is around 68%. तो 68% oceanic trade हम करते हैं. Development of new port, कुछ न्यू पोर्ट भी बनाए गए. फॉर इट्स फॉरेन ट्रेड इंडिया डिपेंड्स मोस्टली ऑन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई पोर्ट्स. देयरफॉर these ports were overburdened. Recently, India has developed new ports like Kandla, Cochin, Visakhapatnam, Nhava Sheva, etc. to reduce the burden on the existing port. तो existing port पे burden को reduce करने के लिए कुछ नए port भी हमने बनाए हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, आपको डेटा के हिसाब से प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रहा है. और जो कंपैरिजन दिया गया आपको 2015-16 और 16-17 का कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट. सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ऑयल ल्यूब्रिकेंट है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन है, एडिबल ऑयल है, फर्टिलाइजर है, फूड ग्रेन है. आप इसको यहाँ पर परसेंटेज बेसिस पे देख सकते हो. पेट्रोलियम जो था 21.8 से 22.6 पे हो गया. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स 10.5% से 10.9% हो गया. तो ये इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है. पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन 5.3 से 6.2 हो गया. एडिबल ऑयल 2.8 से 2.8 पे ही रह गया. फर्टिलाइजर 2.1 से 1.3 हो गया. फर्टिलाइजर में कमी आई है तो हमने खुद मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा फर्टिलाइजर. फूड ग्रेन्स 0.1 से 0.4, मतलब देयर इज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स. ठीक है. एक्सपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पर. एक्सपोर्ट में रेडीमेड गारमेंट्स है जो 6.3 से 6.9 से 6.3 हो गया. तो हमें रिडक्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट में.
आयरन ओर जो पहले हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, अब हम 0.5% क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कॉटन यार्न 3.4% से 3.1 हो गया, रिड्यूस हो गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट 11.9% से 11.7% हो गया। लेदर मैन्युफैक्चरर 2.1 से 1.9 हो गया। इंजीनियरिंग गुड्स 23% था, अब 23.7। तो यहाँ पर दो आइटम में हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, आयरन ओर्स और इंजीनियरिंग गुड्स। रेस्ट ऑफ द थिंग्स एक्सपोर्ट वहां पर परसेंटेज क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। किसकी बात करें, डायरेक्शन। Direction of foreign trade means the countries to which India export its goods and services and the countries from which it imports the goods and services. ऐसी कंट्री जिससे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसी कंट्री जिससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दस डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड सोर्सेस ऑफ आवर इंपोर्ट। Prior to the independence, much of the India's trade was done with Britain. ज्यादातर हम किससे ट्रेड करते थे, ब्रिटेन से करते थे। किसकी बात करें, इंडिपेंडेंस के पहले की, तो ब्रिटेन से ट्रेड करना मतलब ये तो ब्रिटिश राज था ही, ब्रिटिश कॉलोनी था ही, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड यहाँ से ही करते थे ताकि उनको इंटरनल बेनिफिट मिले। Therefore, Britain used to hold the first position in India's foreign trade. However, after independence, new trade relations with many other countries were established. Now, USA has emerged as the leading trading partner, followed by Germany, Japan, and United Kingdom. तो कुछ ये लीडिंग ट्रेड पार्टनर्स हमारे साथ में आए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर कुछ डेटा आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया गया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 2001। 2001 से देखें तो फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। सिंस लिबरलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कुछ हद तक जो ट्रेड के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, लाइसेंसिंग पॉलिसी है, उसको एबॉलिश करना और थोड़ा फ्रीडम देना बिजनेस और इंडस्ट्रीज को वर्क करने के लिए, इसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल या गवर्नमेंट का जो भी हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन है, उसको रिड्यूस करना। सो सिंस लिबरलाइजेशन किसकी बात करें, 1991 की बात करें, इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज एक्सपांडेड मेनी फोल्ड्स and has shown a significant structured shift in imported and exported product and also in its geographical composition। geographical composition, ठीक है। सो रिसेंट ट्रेंड देखिए, इंजीनियरिंग गुड्स, विच गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स। एक्सपोर्ट के अंदर इंजीनियरिंग गुड्स हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ECEPC, सॉरी EGEPC report, the share of engineering goods were 25% in India's total export in 2017-18। तो जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया था उसमें से 25% इंजीनियरिंग गुड्स का हुआ है एक्सपोर्ट। Within this category, some of the prominent exported items are transport equipment, including automobiles and auto components, machineries and instrument। तो यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उन्होंने काफी हद तक क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010 to 11 to 2014 to 15, exports of transport equipment have grown from $16 billion to 24.8 बिलियन डॉलर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे शार्प इंक्रीज हमको दिखाई दे रहा है, 16 से डायरेक्टली 24.8 बिलियन डॉलर पे गया है। देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का तो जो रॉ मटेरियल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, बट जो फिनिश गुड्स हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडियाज पेट्रोलियम कैपेसिटी इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली सिंस 2001 टू, ड्यू टू विच इंडिया टर्न एज अ नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल होता है उसको रिफाइन करके फिर सेल करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैड अ शेयर ऑफ 4.3% इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स इन 2000 and 2001।
which rose steadily to 20.1% in 2013-14. Chemical में, chemical and chemical product, an important export item that has performed reasonably well over the last few years is chemicals and chemical product. The share of its item was 10.4% in 2014-15. तो टोटल यहाँ पर हम शेयर देखेंगे तो 10% तक लगभग हम केमिकल या केमिकल से बने जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहे हैं. देन जेम्स एंड ज्वेलरीज. Gems and jewelry is one of the major contributor to the export earning in India, having a share of 13.3% in India's merchandise export in 2014-15. 14-15 का यहाँ पर डेटा दिया गया है. Textile and ready-made garments. Textile and ready-made garment exported together accounted for 11.3% of India's export. तो यहाँ पर टोटल हम कंसीडर करेंगे तो 11.3% आ जाता है रेडीमेड जो गारमेंट है उसका. In 2014-15, in fact, India is one of the leading exporting countries of textile and ready-made garment in the world, है ना. अभी साथ ही साथ हमें बांग्लादेश इसके अंदर टक्कर दे रहा है. तो बांग्लादेश का अभी लास्ट 2-3 ईयर से देखेंगे तो काफी उसके जो टेक्सटाइल है उसमें एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है. ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स. ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट. Petroleum has always remained the most important item of imports in India's trade in the pre as well as post-reform period. It had a share of 27% in total imports of 1992, which currently stand at around 31%. तो 1992 में 27% जो हम इंपोर्ट करते थे, आज की तारीख में भी हम लगभग 31% तक इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट. ठीक है. गोल्ड काफी हद तक हम इंपोर्ट करते हैं. After petroleum, the second most important item is imported item is gold. It has been observed that there is a significant drop in gold import during 2013-14. तो 2013-14 जो था, जो इलेक्शन पीरियड था हमारे यहाँ पर, उस समय क्या हुआ था, गोल्ड का जो इंपोर्ट था वो काफी हद तक रिड्यूस हुआ था. तो गोल्ड इंपोर्ट डिक्लाइन फ्रॉम $53.3 billion in 2011-12 to $27.5 billion in 2013. आप देखेंगे ऑलमोस्ट हाफ हो गया वहां पर. ठीक है ना. This was primarily due to the fall in international gold prices and various policies measures taken by the government to curb gold import. तो गोल्ड के इंपोर्ट को कम करने के लिए ये कुछ गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया था. साथ ही साथ गोल्ड का प्राइसेस भी क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था. ठीक है. फर्टिलाइजर्स. The share of fertilizers in import expenditure declined for 4.1% in 1991 to only 1.3% in 2016-17. तो फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो वो रिड्यूस होके 4.1 से 1.3% हो गया. Iron and steel. The share of iron and steel in import expenditure declined from 4.9% to 2.1% in 16-17. तो इसका मतलब क्या है, ये रिड्यूस हो रहा है. दैट मीन्स हम सेल्फ सफिशिएंट या इंडिपेंडेंट हो रहे हैं धीरे धीरे. डे बाय डे हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सारी चीजें. So next topic in front of us is concept of balance of payment. नाम में ही काम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट डज इट मीन. तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब हम करते हैं, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पे करना पड़ता है, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट रिसीव होता है. तो दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, उसी को हम यहाँ पर समझेंगे. The balance of payment of a country is a systematic record of all international economic transaction of that country during a given period, usually a year. तो ये क्या है, ये है systematic record. किस चीज का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. जितने भी हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं, वेदर इट इज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सबका रिकॉर्ड जो आप मेंटेन करते हो, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. अकॉर्डिंग टू Ellsworth, balance of payment is a summary statement of all the transactions between the residents of one country and rest of the world. तो ये वही बात कर रहे हैं
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, उस ट्रांजेक्शन का जो समरी रिकॉर्ड होता है, स्टेटमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर Krause, the balance of payment of a country is a systematic record of all economic transactions completed between its resident and the rest of the world during a given period of time, usually a concept of year. Usually एक year के बारे में जो भी record हमें मिलेंगे हम उसे balance of payment बोलेंगे. From the above definition, it is clear that the value of exchange of goods and services among the citizen, businessmen, firms, government, etc. is included in balance of payment. तो ये values उसमें include की जाती हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड. तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस, है ना. माइनस करेंगे कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना हमने इंपोर्ट किया. फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, एक्सपोर्ट हमने अगर 10 लाख रुपीस का किया है और इंपोर्ट अगर हमने 6 लाख रुपीस का किया, दैट मीन्स हमने कितना एक्सपोर्ट ज्यादा किया? 4 लाख का. तो वो जो 4 लाख है उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस. उसे और क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस. अकॉर्डिंग टू बेंथम, balance of trade of a country is the relation over a period between the values of her export and import of physical goods. So Bentham ने हमें बताया बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यू ऑफ हर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स. फिजिकल गुड्स का जो रिलेशन है ना, उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं. सैमुअलसन का कहना है इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट वैल्यू इट इज कॉल्ड एज ट्रेड सरप्लस. एंड इफ इंपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट वैल्यू देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेड डेफिसिट, है ना. तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस के माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो ट्रेड सरप्लस कहा जाएगा, अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो ट्रेड डेफिसिट कहा जाएगा. It is clear from the above definitions that balance of trade include the value of imports and export of visible goods and invisible goods. ठीक है. तो इसी के साथ this particular topic we have finished. Thanks a lot for watching. मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ in the next episode. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा.